नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जीवन बोध एग्रोटेक के फाउंडर श्री प्रसन्नजीत कुमार जी से। तो प्रसन्नजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। प्रसन्नजीत जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि जीवन बोध एग्रोटेक जो आपका स्टार्टअप है, इसका क्या कंसेप्ट है और कैसे ये लोगों को सर्व करता है? मैम देखिए, जीवन बोध एग्रोटेक जो है बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे हम लोग वर्क करते हैं और सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि हमारा मेन फोकस जो है मेडिसिनल प्लांट्स के प्रोडक्ट्स पे ही रहता है। देखा जाए तो अभी के टाइम पे जिस समय से कोविड का हमारा जो संक्रमण का ऐसा दौर चला, उसके बाद से लोगों का जो जागरूकता है औषधीय पौधों के ऊपर प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा रहा। उस जागरूकता को देखते हुए हमने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स पे वर्क किया और कुछ उनका प्रोडक्ट को हमने मार्केट पे लेके आया। बात करें प्रसन्नजीत जी, अगर आपके स्टार्टअप के नाम की जीवन बोध एग्रोटेक, तो इसका नाम आपने किस कंसेप्ट के साथ इसका नाम रखा जीवन बोध एग्रोटेक? क्या यूनिकनेस है इसके नाम के पीछे? नाम के ऊपर यूनिकनेस देखा जाए तो सबसे पहला कि जीवन बोध, नाम से ही जाहिर है कि जो जीवन पे ही कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, और एग्रोटेक से देखा जाए तो जो खेती से जुड़ा हो। और सबसे खास बात की ये है कि जीवन बोध जो है इसमें मेरे पूर्वजों का भी नाम छिपा हुआ है, जिसमें जीवन मेरे परदादा और बोध यानी मेरे अपने दादा का नाम छिपा हुआ है इसमें। बात करें अगर हम आपके स्टार्टअप की शुरुआत की जर्नी के बारे में, तो आपने जीवन बोध एग्रोटेक को शुरू करने से पहले मतलब क्या ऐसा कुछ माइंडसेट डेवलप हुआ आपका? कब आपको ऐसा लगा कि जीवन बोध एग्रोटेक स्टार्टअप शुरू करने की मुझे ज़रूरत है, लोगों को इसकी ज़रूरत है सोसाइटी में? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं कृषि स्नातक बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रह चुका हूँ और 2019 में तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, लेकिन इस मेडिसिनल प्लांट्स के पीछे का जो मेरा दौर रहा वो 2018 से ही मैंने शुरुआत की थी इसकी। सबसे पहले तो मैंने नोनी पे काम किया और नोनी के बाद हमने 2019 में जैसे जैसे हमने नोनी पे काम अपना बढ़ाया, अपना जो काम स्टार्ट किया नोनी के बारे में, तो हमारा 2019 में हमने स्टीविया पे वर्क चालू किया। स्टीविया के बारे में जैसे हमें पता चली तो 2019 में हमने जीवन बोध एग्रोटेक को रजिस्टर्ड करवाया गवर्नमेंट के ये में एमएसएमई के ये उद्यम आधार के थ्रू, और धीरे धीरे फिर हमने इस पे स्टार्टअप पे स्टीविया को लॉन्च करके मार्केट में अवेलेबल करवाया और आज अच्छे खासे स्तर पे हमारा काम चल रहा है इसका। प्रसन्नजीत जी, आप हमें ये बताएं कि अभी अभी आपने नौनी की चर्चा की, तो नौनी क्या है और क्या इसका महत्व है? क्या ये झारखंड में उपलब्ध है? क्या इसकी खेती झारखंड में होती है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो भी कैसे? हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि नोनी, जिसका बोटैनिकल नेम मोरिंडा सिट्रीफोलिया है, इसको हम इंडियन मलबेरी के नाम से भी जानते हैं। ये एक तटीय क्षेत्र का पौधा है जो हमारे झारखंड, जाहिर सी बात है कि हमारा झारखंड जो है पठारीय क्षेत्र में आता है, और बेसिकली क्या है कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में इसका जो तटीय क्षेत्र के इलाके में पाया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उड़ीसा जैसे जगहों पे ये आसानी से पाया जाता है तटीय के समुद्र के किनारे। तो जो जब 2018 में जब नोनी पे बात आई, ये मेरे पिताजी श्री विवेकानंद जी के द्वारा मुझे सुनने को मिला कि नोनी भी एक औषधीय पौधा है। और तो पिताजी के द्वारा आपको नौनी की जानकारी मिली? जी, ओके। तो मुझे पता चली कि ये इसे संजीवनी, 21वीं सदी की संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, या एक बोल सकते हैं गुमनाम संजीवनी। तो इसकी खोज आपने कैसे की और किस समय की नौनी की खोज? 21वीं सदी की संजीवनी बूटी के नाम से हम इसे जान रहे हैं, इसकी खोज आपके माध्यम से हुई, तो आपने कब और कैसे किया? 2018 में मैंने इसके बीज उड़ीसा से मंगवाए, क्योंकि उड़ीसा इसका तटीय क्षेत्र में इसका वहाँ से आसानी से पाया जाता है।
तो उसका बीज मंगवा के हमने झारखंड में अपने बोकारो में इसके पौधे तैयार करने की कोशिश की। तो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज क्या रहा कि इसमें जो बीज इसका होता है, इसका जो बाहरी खोल होता है, जो सीड कोड जिसे हम बोलते हैं, वो काफ़ी मोटा होता है। सबसे पहला कि जो उड़ीसा के जो फेवरेबल कंडीशन में जहाँ ये पाया जाता है, वहाँ पे इसे अंकुरन होने में 6 महीने का समय लगता है बीज से। तो सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में अगर उड़ीसा में 6 महीने हैं तो झारखंड में वो कितने समय, झारखंड में तो फेवरेबल कंडीशन मिल भी नहीं पा रहा, तो वो कितने समय तक जाएगा। तो हमने एक छोटा सा नुस्खा अपने जो पढ़ाई में जो हमने पढ़ा था, जो अपने ग्रेजुएशन के समय पे, H2SO4 का इस्तेमाल, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल, तो हमने देखा कि उसका जो बाहरी आवरण है सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमाल से उसके बस पल भर के लिए उसका यूज किया जाता है। पानी के साथ एक साथ में प्रवाह करके बीज पर गिराया जाता है, जिससे उसका बाहरी आवरण जो है वो टूट जाता है और उससे जो अंकुरन जो है बीज का, उसे निकलने में उसे सहायता मिलती है। तो हमने देखा कि झारखंड में हमने 40 से 50 दिनों में ही इसका अंकुरन अपने बोकारो में करवा लिया और करीब 1 साल काफ़ी मशक्कत करने के बाद हमने पौधे को सही ढंग से खड़ा करवा पाया और आज 2023 में काफ़ी अच्छा फसल भी है और उस पर हम बहुत सारे शोध अभी भी कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे जो 6 महीने लगता था, यहाँ पे आपने 40-50 दिनों में ही उस बीज के अंकुरन को, नौनी के बीज के अंकुरन को पॉसिबल कर दिया। यस। अगर हम बात करें नौनी के प्रचलित होने की, नौनी के महत्व को लोग जाने, इसके लिए आपने किस दिशा में कदम बढ़ाए अपने स्टार्टअप के माध्यम से? तो देखा जाए तो सबसे पहले कि लोगों तक इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ को और नौनी के बारे में बताने के लिए हमें बहुत सारे देखना पड़ता है कि आखिर लोगों तक उस बात को पहुंचाया कैसा जाए। तो जीवन बोध एग्रोटेक के थ्रू हमने क्या किया कि सबसे पहले तो स्टीविया पे वर्क किया और स्टीविया के पीछे हमने जैसे जैसे हमारे कस्टमर्स बनते गए, उन कस्टमर्स को हमने नौनी के बारे में भी बताना चालू कर दिया। नौनी के बारे में उन्हें बताया, नौनी के बारे में उन्हें मैंने पूरा समझाया, उसका इतिहास भी तक बताया। ऐसे नौनी का जो संस्कृत में इसका आयुष्क नाम है, यानी कि उम्र बढ़ाने वाला। ये बेसिकली क्या करता है कि बहुत सारे आदिवासी जनजाति जो हैं इसका सेवन करते थे अपनी उम्र को काफ़ी लंबा रखने के लिए। आदिवासी जनजाति। और अगर इतिहास में देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे सेनाओं को इसका यूज़ करवाया गया ताकि उनका जो बल है, जो उनका स्टैमिना है, वो बरकरार रखा जाए। तो इससे साफ जाहिर है कि ये जब आपके शरीर के सेहत को इतना अच्छा बना रहा है तो लोगों तक तो ये पहुंचना चाहिए। अगर हम बात करें प्रसन्नजीत जी, आपके प्रोडक्ट्स जो हैं, स्टीविया है या अदर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए आप रॉ मटेरियल्स किस तरह से व्यवस्था करते हैं? क्या उन रॉ मटेरियल्स की आप खेती करते हैं, करवाते हैं? किस तरह से उनकी व्यवस्था हो पाती है? देखिए, स्टीविया पे मेजर फोकस किया जाए तो हमारे झारखंड में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कुछ किसानों को ये अपने संस्था बनो किसान के तरफ से फ्री में उपलब्ध करवाया और देखा, हमने कोशिश की कि इसकी खेती करके। तो स्टीविया का जो है, जो नॉर्मली हमारे भारत में ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुतायत में पाए जाते हैं, किसान इसकी खेती करते हैं। वहाँ का जो पत्ती का जो मिठास होता है, तो हमने देखा कि झारखंड में जो हमने उगाया उसमें मिठास की कमी काफ़ी ज़्यादा, उसमें मिठास में कमी आया। तो हमने देखा कि अगर इसे मार्केट में जल्दी से जल्दी लाना है तो कुछ ना कुछ तो हमें दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि धार जिला जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ के कुछ किसानों से हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की, जिसमें बायबैक जो उत्पादन के बाद का जो खरीद का रहता है, तो हम जीवन बोध एग्रोटेक के माध्यम से वो जो भी उत्पादन आया वो हम करते हैं। और उत्पादन का बायबैक करने के बाद हम अपने बोकारो में ही इसका ग्रेडिंग करने के बाद, पत्तियों की छटाई करने के बाद इसका पैकिंग करके
पूरे अभी 10 राज्यों में इसका हम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अगर बात करें उन प्रोडक्ट्स की खेती के बारे में, तो क्या उन प्रोडक्ट्स की खेती आप उन्हीं पर्टिकुलर प्लेसेस में करवाते हैं जिन पर्टिकुलर प्लेसेस में एक फेवरेबल कंडीशन उन्हें मिल पाती है? देखिए, एक कोई और तरीके से एक तो हो गया कि जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि नोनी मैंने उसे फेवरेबल कंडीशन से हटा करके झारखंड में लगा दिया। अभी रह गया स्टीविया पे। तो मेरा एजुकेशन खत्म होने के बाद सबका एक सोचना रहता है, हर एक नए युवा का सोचना रहता है कि मैं करूं क्या। तो अगर मैं सिर्फ पौधों को फेवरेबल कंडीशन में उगाते रहना स्टार्ट कर दिया रहता तो मुझे कहीं ना कहीं आगे जाके अपने घर में आय का एक स्रोत में दिक्कत तो आती। तो स्टीविया पे मैंने काफ़ी सोचा कि इस पे मेहनत मैं करूं कि इसको फेवरेबल कंडीशन मैं झारखंड में ही बनाने की कोशिश करूं, आखिर क्यों ये मिठास नहीं आ पाए। लेकिन एक कहावत है कि भूखे भजन ना होए गोपाला। तो अगर उस कहावत पे गए तो इसमें कैसा है कि आप कुछ भी काम करें तो उसमें आपका कुछ आना चाहिए, क्योंकि मेरा जो कार्य क्षेत्र है इतना बड़ा है और उसको संभालने के लिए फिलहाल तो मेरे भाई लोग मेरे साथ रहते हैं और मेरी बहन भी साथ में है, लेकिन एक होता है ना कि इनकम जनरेशन होना चाहिए। तो स्टीविया को मैंने फेवरेबल कंडीशन में उगाने का तब मैंने नहीं सोचा कि मैं झारखंड में उगा करके जबरदस्ती करके सेल करूं। मैंने सोचा कि नहीं, इसको इनकम जनरेशन का एक सोर्स मान के क्यों ना फिलहाल के लिए मैं जहां पे अच्छा हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में हो रहा था, मैं वहां से इसका कारोबार स्टार्ट करूं। तो मतलब मध्य प्रदेश में अगर एक अच्छा फेवरेबल कंडीशन मिल पा रहा है तो वहीं के फार्मर से आप खेती करवा के यहाँ पे उसको मंगा के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रसन्नजीत जी, आपने अभी अपने फैमिली मेंबर्स की चर्चा की, तो अपने फैमिली मेंबर्स का आपका कितना सपोर्ट रहा था, आपके फ्रेंड्स का, आपके फैमिली का, माता पिता का, भाई बहन का, जब आप ये स्टार्टअप शुरू कर रहे थे? सबसे पहला मेरा जो सपोर्ट रहा मेरे पिताजी, उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। क्योंकि एक होता है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है तो किसी भी माता पिता का रहता है कि आखिर मेरा बेटा आगे जाके करे क्या, आखिर कहीं ना कहीं उसे कमाई की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो इस क्षेत्र में मेरे बाबूजी जो हैं उनका मानना था कि मेरा बेटा नौकरी तो नहीं करेगा, किसी की नौकरशाही, उनके भी मतलब एक होता है कि उन्हें भी कभी नौकरी पसंद नहीं थे। वो भी एक ऐसे कह सकते हैं कि 2004 में वो एक ऐसे किसान हैं, भले उनके पास एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं है बट कृषि का लगाव उनका काफ़ी रहा। और 2004 में उन्होंने स्पाइरुलिना जैसे सुपर फूड जिसको कहा जाता है उसे झारखंड में इंट्रोड्यूस करवाया और उनका भी काफ़ी ज़्यादा नाम रहा स्पाइरुलिना को देखते हुए। तो सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे बाबूजी ही हैं। और रहा बात की स्टार्टअप में और मेरे अन्य कार्यों में, जो भी मेरा अभी संस्था है, बनो किसान है, जीवन बोध एग्रोटेक है, मेरा जो शोध का जो भी मैं पौधों पे शोध अभी कर रहा हूँ। शोध की अभी जैसे आपने बात करी, तो क्या आपके स्टार्टअप का कोई रिसर्च विंग भी है जिसको आप डेवलप कर रहे हैं या जिसके माध्यम से आप अपने स्टार्टअप को और आगे बढ़ा रहे हैं? रिसर्च विंग देखा जाए तो ऐसा मेरे पास कोई खास रिसर्च विंग नहीं है। जैसे हमने देखा है कि अपनी स्टार्टअप के अंतर्गत आप ब्लैक टोमेटो, ब्लैक टर्मरिक पे रिसर्च कर रहे हैं फिलहाल, तो किस तरह से आप इसको मतलब आगे ले जा रहे हैं या किस तरह से इसकी प्रक्रिया हो पा रही है? देखिए, जैसा सबसे पहले चीज की मैंने नोनी के बारे में बताया, मैंने स्टीविया के बारे में बताया, ये तो चलिए आज काफ़ी अच्छे मुकाम पे स्टीविया है और नोनी पे हमारा कार्य चलती ही जा रहा है। तो जो ब्लैक टर्मरिक है, मेरा भी मानना रहता है कि हमेशा मतलब हर दिन कुछ नया हो, तो इसी को देखते हुए मैंने ब्लैक टर्मरिक पे भी काम चालू किया। और ब्लैक टर्मरिक पे देखा जाए तो ब्लैक टर्मरिक क्या है और कैसे ये मतलब अलग हो रहा है, आपके एक मेडिसिनल पर्पस को सर्व कर रहा है? ब्लैक टर्मरिक, ब्लैक टर्मरिक जो है आपका नॉर्मल जो टर्मरिक होती है, नॉर्मल जो पीली हल्दी हम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें तो एंटीबायोटिक्स तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन उसके मुकाबले में काली हल्दी में उससे 20 गुना ज़्यादा
एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं। ब्लैक टोमेटो की बात करें तो ब्लैक टोमेटो कैसे मतलब एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी में आप उसको रिसर्च करके आगे बढ़ा रहे हैं? ब्लैक टोमेटो पे देखा जाए तो जो नॉर्मल टमाटर हम खाते हैं वो आपको 20 से 40 रुपए, या गर्मी थोड़ा सा और महंगा जब हो गया तो 60-70 रुपए किलो तक में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो ब्लैक टोमेटो है, काला टमाटर जो है, वो जहाँ पे होता है, मैंने अभी तक जहाँ तक मैंने देखा कि झारखंड में तो अभी फिलहाल किसी किसान ने इसको स्टार्ट नहीं किया था। तो ब्लैक टोमेटो जो है 600 से 700 रुपए किलो बिकने वाला एक फल है, एक सब्जी है, और ये नॉर्मली डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। तो अगर हम इसे जीवन बोध एग्रोटेक से जोड़ें और इसका डायरेक्ट टमाटर को ही जीवन बोध एग्रोटेक से इस मार्केट में अवेलेबल करवाएं, मानते हैं कि 600-700 रुपए लोगों के लिए काफी बड़ी बात है। लेकिन अगर हम इसकी खेती काफी बड़े पैमाने पे जीवन बोध एग्रोटेक के माध्यम से करवाएं और इसका जो बिक्री मूल्य है इसको कम कर दें, तो काफी लोगों को ये लाभदायक रहेगा। बिक्री मूल्य कम कर देने से हम ये देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोगों को लाभदायक हो पा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें प्रसन्नजीत जी कि आप अपने स्टार्टअप में रेवेन्यू जनरेशन कैसे कर पा रहे हैं इन सब के माध्यम से, तो उसके ऊपर थोड़ा हमें बताएं। रेवेन्यू जनरेशन बेसिकली जो है हमारा मेन स्टीविया से आ रहा है। स्टीविया से जो है मेन हमारा प्रोडक्ट है जीवन बोध स्टीविया मीठी तुलसी। अभी 10 स्टेट पे हम इसके मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं और इसका जो बिक्री मूल्य है करीब 99 रुपए का एक पैकेट आपको मिल जाता है, जो एक आदमी के लिए महीने भर का एक डोज हो सकता है, जो 2 से 3 टाइम अगर यूज़ करते हैं तो इसमें जो इनकम जनरेशन है हमारा करीब 2020 से हमारा काफ़ी अच्छा से स्टार्ट हो गया था इसका, और बिक्री लोगों तक काफ़ी अच्छे बड़े पैमाने पे ये पहुंचना भी चालू कर गया। तो इसमें हमारा अच्छा खासा एक इनकम जनरेशन भी हो रहा है। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं स्टार्टअप को लेकर, तो क्या ऐसी किसी स्कीम का फायदा आपको अभी तक मिल पाया है? जीवन बोध एग्रोटेक के माध्यम से तो हमने सरकार की अभी किसी भी स्कीम का फायदा लिया नहीं है। एक्चुअली मिलने का तो हमें मिल सकता था, लेकिन फिलहाल हमने लिया नहीं है। लेकिन जीवन बोध एग्रोटेक का एक और विंग हमारा है, जीवन बोध इंडस्ट्रीज, जिसमें हम स्क्रबर मैन्युफैक्चरिंग हमारा यूनिट है बोकारो में ही। तो उस पे हमने PMAGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत हमने एक यूनिट स्टार्ट किया हुआ है। अगर हम बात करें आपके एम्प्लॉयमेंट की कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने कितने लोगों को अभी रोजगार से जोड़ कर रखा हुआ है अपने स्टार्टअप में? डायरेक्टली देखा जाए तो हमारा पैकेजिंग यूनिट में करीब 6 से 10 महिलाएं काम करती हैं और 3 से 4 पुरुष उसमें काम करते हैं, जो सिर्फ पैकेजिंग यूनिट का है। और मार्केटिंग के लिए सिर्फ झारखंड में बात करें तो 250 से 300 लड़के लड़कियां जो हैं हमारा मार्केटिंग का काम करते हैं, जो कमीशन बेस्ड पे रहता है। और अगर 10 राज्यों में बात करें तो करीब 600 से 700 लोग जो हैं या लड़के लड़कियां जो हैं वो हमारे मार्केटिंग क्षेत्र पे काम कर रहे हैं कमीशन बेस्ड पे। तो क्या इन लड़के लड़कियों में जो कॉलेज में पढ़ रहे छात्र और छात्राएं होती हैं या पास आउट्स होते हैं, तो कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राएं भी इसमें शामिल हैं? बिल्कुल, इसमें बहुत सारे कॉलेज के छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। 2 तरीके से ये शामिल होते हैं। एक तो हो गया कि जो पार्ट टाइम जॉब की तरह मार्केटिंग करती हैं या करते हैं, उनके द्वारा जो सेल किया हुआ जो हमारा प्रोडक्ट है उनका कमीशन उनको मिल जाता है, जो पढ़ाई में उनको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और एक दूसरा क्या है कि अभी MBA BBA वाले स्टूडेंट्स को या हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी या फर्म के साथ जुड़ना पड़ता है। तो जो मार्केटिंग क्षेत्र पे अपना ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ के अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके, और जो भी वो हमारे जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारा सीखने के लिए आते हैं, उस सीखने के दौरान जो भी वो हमारा प्रोडक्ट सेल करते हैं उसका स्टाइफन उनको उनके हाथ, मतलब अगर देखा जाए तो आपने जो भी युवक हैं युवतियां हैं उनको आपने एक रोजगार के तौर पे जोड़ के रखा है, लेकिन सैलरी बेस्ड नहीं है। आप उनको रेवेन्यू का पार्ट शेयर कर देते हैं जो कि उनकी पढ़ाई में भी काम आता है। प्रसन्नजीत जी, अगर हम बात करें कि आपके चैलेंजेस की कि स्टार्टअप स्टार्ट करने के साथ कौन कौन सी ऐसी चैलेंजेस हैं जिसको आपने फेस करा, जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? स्टार्टअप में अगर चैलेंज की बात करें तो सबसे पहला तो मेरा चैलेंज नोनी का ही रहा है।
और नोनी को तो मैंने बड़ी मशक्कत से उसको यहाँ पे झारखंड में उगाया। उसके बाद स्टार्टअप में देखा जाए तो स्टीविया एक काफ़ी बहुत से लोगों के लिए एक नया चीज़ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर स्टीविया है क्या। तो स्टार्टिंग में हमारा सबसे बड़ा रहा कि लोगों तक इसे पहुंचाया कैसा जाए। तो हमने घर घर जाकर, आज के डेट में देखा जाए तो हर घर में शुगर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट या ब्लड प्रेशर के पेशेंट या डाइजेशन से रिलेटेड इशू के पेशेंट्स हर घर में आपको मिल जाएंगे। 2 से 3 लोग जो हैं वो मधुमेह से ग्रसित हैं। तो स्टीविया जो है बेसिकली मधुमेह के लिए या डायबिटीज जो है या फिर ब्लड प्रेशर है या फिर डाइजेशन से रिलेटेड इशू के लिए काफ़ी कारगर है। और इन लोगों को हमने टारगेट किया और सबसे बड़ा था कि ये लोगों तक हमने घर घर जाके हमने बात अपनी पहुंचाई, इसका प्रमोशन किया, लोगों तक पहुंचाया बात को कि ये से आप दवाई की तरह नहीं, एक रोज़ाना जो आप डाइट यूज़ करते हैं खाने में अपना, तो उसमें चीनी के विकल्प में आप इसका इस्तेमाल करें। तो सबसे बड़ी बात है कि जो चीनी जो है अभी एक कह सकते हैं कि एक नुकसान का जगह बना हुआ है। कहीं ना कहीं चीनी आपको नुकसान ही पहुंचा रहा है और उसके मुकाबले में जीवन बोध स्टीविया जो है आपका काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्राकृतिक मिठास है। तो क्या जो आपके कस्टमर्स होते थे या क्लाइंट्स होते थे शुरुआत में, उनकी तरफ से भी आप कुछ चैलेंजेस फेस करते थे अपने प्रोडक्ट को उनको दे पाने से पहले? बिल्कुल, चैलेंजेस तो रहती ही हैं। रीज़न क्या है कि लोग जो है ना किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने से पहले एक बार सोचते हैं कि आखिर है क्या ये। एक बार सबसे पहले कि नया चीज़ है तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, और उनके ऊपर विश्वास जगाने का मतलब है कि उसमें आपको खुद कूदना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो स्टीविया को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने कई बार लोगों को चाय भी पिलाई है स्टॉल्स अपने लगा करके, ताकि लोग इसका मिठास जो है वो जान सके। क्योंकि कोई भी आदमी आपका सीधे अपना पैसा खर्चा करके आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। जब तक आप उसे फ्री में उसका टेस्ट हो या फिर उसका जो इम्पोर्टेंस है आप उसे दिखाएंगे नहीं, तो प्रोडक्ट आपका वो जाएगा नहीं। प्रसन्नजीत जी, आपके स्टार्टअप में या किसी भी स्टार्टअप में लोगों का विश्वास जीतना एक सबसे पहला एक कदम होता है, तभी वो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए एक टाइम पे उन्हें डिलीवरी इंश्योर कर पाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि हम कई बार आपके प्रोडक्ट्स में देख रहे हैं कि कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो कि सीजनल है, जिनका ग्रोथ एक पर्टिकुलर फेवरेबल सीजन में ही होता है। तो आप उन रॉ मटेरियल से फिर प्रोडक्ट्स बनाकर कैसे उनकी डिलीवरी आप टाइम पे इंश्योर कर पाते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए? देखा जाए तो इसमें स्टीविया पे बात करें, सबसे पहले तो मैं स्टीविया पे ही बात करूंगा कि स्टीविया पे बात करें तो जो हमारा कस्टमर का टाइम टू टाइम डिलीवरी है, जो भी लड़के हमारे मार्केटिंग पे वर्क करते हैं वो डोर टू डोर सर्विस पे ही वर्क करते हैं। हमारे पैकेट्स पे नंबर दिया हुआ है। ऑनलाइन भी आप अगर स्टीविया सर्च करते हैं तो जीवन बोध स्टीविया आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो जैसे ही आप उसमें नंबर पे हमें कॉल करते हैं, अपना एड्रेस बताते हैं, 24 आवर्स में हम आपको स्टीविया डिलीवर करते हैं। इसके साथ साथ भी अगर अदर प्रोडक्ट्स पे जाएं, ब्लैक टर्मरिक या नोनी पे जाएं, तो इसका कैसा है कि नोनी पे मार्केट में मैंने खुल के कोई एक स्पेशल ब्रांड बना करके मैंने लोगों को नहीं दिया। रीज़न क्या है कि इसका मैंने देखा कि लोग जूस तो काफ़ी बहुत सारी कंपनियों का यूज़ कर रहे हैं जो प्योरिटी के साथ नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे प्योर बनाने के लिए थोड़ा सा और इस पे रिसर्च किया जाए। इसके साथ साथ ही नोनी ऐसा पौधा है जिसका सिर्फ फल ही नहीं, इसकी पत्तियां, इसकी जड़, इसके पेड़ का जो खाल है, इसका फूल है, सभी औषधीय गुणों से भरपूर है। तो हम अभी लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं कि इसमें और भी औषधीय गुण निकाल करके इसके अदर जो भी प्रोडक्ट का पार्ट का जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना सके, उसे बनाकर हम मार्केट में लाने का। तो इस रिसर्च में जो आप लगे हुए हैं, क्या आप मतलब अकेले ही इसमें एक रिसर्च कर रहे हैं और लगे हुए हैं, आपके साथ और भी कोई लोग हैं? देखा जाए तो इसमें मेरे पीछे ऐसा लोग तो है नहीं। जो भी कर रहे हैं कि लैब वगैरह में, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि औषधीय से मेरे घर का पुराना रिश्ता है। मेरी माताजी जो हैं मालती देवी, वो एक औषधीय आयुर्वेदिक वैद्य हैं। अगर देखा जाए तो मेरा जितना अभी एज है, मैं अभी 26 साल का हो चुका हूँ, और मेरी माताजी का जो वर्क एक्सपीरियंस है करीब 26 साल का है।
मेरे जन्म के साथ उनका जुड़ा हुआ है, औषधियों के साथ उनका भी नाता जुड़ा हुआ है। तो उनके द्वारा ही हम अभी धीरे धीरे जान पा रहे हैं कि नोनी में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो धीरे धीरे उनसे जो जान रहे हैं। मेरे बाबूजी का भी कुछ औषधियों से जुड़ाव है, तो वो भी हमें कुछ बता रहे हैं। और साथ ही अगर कहीं पे मैं अटक जाता हूँ, कहीं पे मैं फंस जाता हूँ जहाँ मुझे थियोरेटिकल आइडियाज़ या फिर वैज्ञानिकों की सलाह लेनी पड़ती है, तो वो भी मैं लेता हूँ। प्रसन्नजीत जी, आप हमें ये बताइए कि अभी तक तो आप यहाँ आ चुके हैं, इसके बाद अब और आगे कहाँ तक जाना है? आगे देखा जाए तो इसमें कैसा है कि मेरा तो सबसे पहला है कि मैं उन पौधों पे काम करूं जो काफ़ी बहुमूल्य हो, या यूँ कह सकते हैं कि यूनिक हो, और सबसे खास हो कि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भरपूर रहे। उसे मैं झारखंड में उगाना चाहता हूँ। उसके लिए किसी प्रकार का फेवरेबल कंडीशन उसे देना पड़े तो मैं उसे दे के कोशिश करता हूँ, भले वो मेरे बजट में रहे ना रहे। तो सबसे मेरा बड़ा मोटिव है कि मैं उसको यहाँ पे उगाऊं, और धीरे धीरे उसके द्वारा लोगों को जोड़कर या किसानों को जोड़कर एक सबका एक मेल मिलाप करके एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक लोगों के लिए चालू करूं। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप हमें संक्षेप में बताएं कि अगर कोई नवयुवक या कोई भी व्यक्ति अगर एक नया स्टार्टअप करना चाहता है, एक नया स्टार्टअप खोलना चाहता है, तो उसके लिए क्या संदेश है आपके? सबसे पहला मेरा संदेश तो उनके लिए यही रहेगा कि आज के डेट में कुछ भी बेचना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर बेचने की कला आपके पास है तो आप पत्थर भी बेच सकते हैं। और कुछ भी बेचने या स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले आप कोई भी नवयुवक जो है वो मार्केटिंग का स्ट्रेटजी और मार्केट की अवेलेबिलिटी कि आखिर मार्केट में कस्टमर्स को क्या चाहिए, इसका एक बार वो पता करके देखें। क्या डूज एंड क्या डोंट्स होने चाहिए, संक्षेप में बता सकते हैं? डूज में क्या है कि सबसे पहले तो वो अपना मार्केटिंग में जितना भी समय दे सके। अगर वो स्टार्टअप जस्ट नॉर्मल है कि मार्केटिंग, कुछ भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसको तो बेचना पड़ेगा ही। तो बेचने से पहले क्या है कि उनको मार्केट में जाना पड़ेगा, अपना फुल टाइम देना होगा। और डोंट्स में क्या है कि अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट इधर उधर ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार्टअप पे रखें। प्रसन्नजीत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू मैम। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही नई पर्सनालिटी के साथ में। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।